हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7 ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन। यस, ये पार्ट्स नेवर एंडिंग ही लग रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पार्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो हम अपने चैप्टर खत्म होने के अब कगार पे हैं ना। बस दो और पार्ट्स होंगे, 8 और 9 आएगा, उसके बाद वी आर डन विद इट। लेकिन तो हम बाद में पहले आप सभी का हमारे इस क्लास में बहुत 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 स्वागत। नंदन अभिनंदन है ना, बहुत 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 स्वागत है आपका। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस, तुम देख सकते हो दीदी कल से थोड़ी आज ज्यादा है। यस, मैंने पहले ही कहा था आज मैं डबल एनर्जी के साथ, है ना, डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ आऊंगी। और आई होप तुम भी डबल एनर्जी के साथ ये क्लास देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे फोन को फोन पे ऐसे वीडियो ऐसे ऐसे देख रहे हो ऐसे करके, है ना। एंड फिर तुम अपना आराम से अपना तक लेटे हुए हो बेड पे एंड एक मूवी चल रही है, ऐसा नहीं तुम देख रहे हो। तुम आई होप तुम इस तरीके से नहीं, है ना, ऐसा कॉपी पेन बुक लेके बैठे हो एंड साथ साथ मार्क करो, साथ साथ लिख। आई अज्यूम, आई एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग ना। बाकी तो आप जो कर रहे हो मैं उसमें क्या ही अब कर सकती हूँ। अगर जब भी देख रहे हो तो थोड़ा सा कॉपी बुक पेंसिल पेन सब लेके बैठा करो एंड मार्क कर लिया। ठीक है? कैसे हो तुम सब? कैसे हो? कैसा चल रहा है स्कूल? क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल? जुलाई भी आ, हो गया यार, आज तो 10 जुलाई हो गया, देखते देखते जुलाई के भी 10 चल गए। और कैसी चल रही है हमारे स्कूल? कैसा चल रहा है तुम्हारा? टेस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा आई गेस ना। चल रहा है सब कुछ, एज्यूम हमारी जिंदगी अच्छा चल रहा होगा, चंगा चल रहा होगा, तुम भी अच्छे होगे, सही रहना है ना? लेनी है हर चीज, है जी। यस, एंड आई होप आपके घर पे भी सब कोई ठीक ठाक होंगे। वैसे जनरली कोई एजुकेटेड नहीं है, नहीं है। मैंने बहुत कम का ही सुना है आपके बारे में और आपके घर वालों के बारे में। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम। आई डोंट बहुत लोग, बट आई डू बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू मी एंड बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू मी फॉर योर फैमिली, नथिंग ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट टू मी। तो आई होप आपके घर में भी सब अच्छे होंगे, ठाक होंगे। अगर आप कोई जहाँ पे ऐसी कोई जगह पे आप रह रहे हो जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, गुजरात टाइप, जहाँ पे ज्यादा बाढ़ वगैरह का भी है, तो थोड़ा सतर्क रहना है ना, थोड़ा सा सेफ रहना, ज्यादा निकलो मत अभी, थोड़ा सा सेफ रहो। आई होप आप और आपकी फैमिली सुरक्षित है ना? तो इसी के साथ आज की हम क्लास का आरंभ करते हैं। लेकिन 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 जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास का एक परंपरा है। अब तुम बोलोगी दी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन जो है पायर्ड, सही पकड़े हैं। प्रतिष्ठा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है डायरेक्टली टेकन फ्रॉम मोहब्बतें मूवी। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन हमारी भी क्लास का है, स्कूल का था, एक लाल क्लास का भी है, रामायण शास्त्र का भी है। तो हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है हमारी? वो ये है, हम लोगों ने जो एक दिन पहले रिवाइज कर रहा होता है उसको हम आज की क्लास में रिवाइज करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब कल की क्लास मतलब 2 दिन पहले की क्लास हो चुकी है ना। तुम सीधा जो तुमने फ्राइडे को पढ़ा था, अब तुम आज मंडे को पढ़ रहे हो, 2 दिन बीच गैप हो गया। 2 दिन में कितना रिवाइज किया वो तुमसे बताओ तुम्हें। तो दीदी आज तो बहुत रोज, हाँ तुम आज डांट सुनोगे अभी। हाँ कि कोई वो वाली क्लास नहीं है, मतलब थोड़ी सी वो ऐसी क्लास नहीं कि जहाँ पे मैं तुम्हें देख सकती हूँ ना, नहीं तो तुम बहुत डांट खाते मेरे सामने सामने हम मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ। तो टेस्ट नहीं होता उसमें, तो टेस्ट भी हो अगर ऑफलाइन होता है। तो कल की क्लास में जैसा तुम जानते हो अपन लोग का भी चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग बहुत चीजों के बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं एज यू नो। और कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग
पूरा डिस्कस किया था, है ना? तो वैसे क्लास थोड़ी लंबी चली थी। मैथ में इस बार में ऑलरेडी कल क्लास लंबी नहीं चली थी, कल क्लास मैंने एक्चुअली थोड़ी जल्दी कर ना 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में बस 1 मिनट आई थिंक बाकी था। आई होप बस बोलो नहीं ऐसा नहीं होता है, आपने ऐसे किया था, वैसे किया था। हाँ, 1 घंटा होने में बस 20 सेकंड बाकी था तब मैंने क्लास खत्म की, अच्छे से याद है। तो मैंने तब क्लास खत्म करी। तो हमने कल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हमने डिस्कस किया था। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में मैंने क्या बताया था? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, हम वो टेस्टिंग क्यों करते हैं? हम वो टेस्टिंग वजह से तुम्हारे स्कूल तुम्हारा मान लो तुम ह्यूमैनिटीज तुम्हारा एसएसटी का तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा या मान लो तुम साइंस के बैकग्राउंड तुम्हारा केमिस्ट्री का फिजिक्स का एग्जाम या तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से तो तुम्हारा अकाउंट्स का या बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होता है ना। एग्जाम जब होता है क्यों हम जब इसका एग्जाम लेते हैं क्यों लेते हैं? हमें परेशान करने के लिए। हाँ, वो एक रीजन मेन इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है हम तुम्हारा ये करना चाहते हैं क्या तुमने पढ़ा था क्या तुम्हें उतना आता है या नहीं, है ना? लेने का तरीका गलत है वो मैं भी मानती हूँ। लाइक हम ऐसे लिखवा देते हैं, हम बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखवा देते हैं। हम एमसीक्यू भी करवा सकते हैं तो हमें मेमोरी आपकी नॉलेज चेक करनी है एमसीक्यू फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, है ना? हम लंबे लंबे आपसे आंसर्स इन दैट आई डोंट लाइक वो भी मैं खिलाफ मैं भी कहती हूँ। लंबे लंबे आंसर से लाख गुना बेहतर है कि यू आर जस्ट लाइक एमसीक्यू बनाना जितना है उतना ही उसको चेक करना भी, है ना? टाइम भी बचता है बनाने में और साथ साथ चेकिंग करना भी आसान है, वो अलग बात हो गई। लेकिन हम जब किसी का टेस्ट बनाते हैं जैसे आपका ये सब सारे सब्जेक्ट के जब टेस्ट बनते हैं तो हम क्यों बनाते हैं? हम इस बनाते हैं आपका ये मेजर कर सके कि क्या जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था वो आपको अच्छे से आता है कि नहीं। आखिर ना यही पर करते हैं ना के लिए इसी पर्सपेक्टिव से हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बनता है जहां पे हम आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज से इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट एप्टीट्यूड एटीट्यूड वैल्यू हजार चीजें ना उन सबको हम मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम यही करते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं, है ना? पर साइकोलॉजिकल टेस्ट जब हम यूज करते हैं तो वो भी हम अरे रुक गई। हाँ, जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट हम बनाते हैं जब तुम्हारा स्कूल का टेस्ट बनता तो कितना क्लियर बनता है तो तरीके से टेस्ट बनाया जाता है उससे समझ में आता है कि हाँ अगर एसएसटी अगर हिस्ट्री का पेपर है तो वो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं। या अगर अकाउंटेंसी का पेपर है तो वो अकाउंट्स के ही क्वेश्चन पूछे स्टडी के क्वेश्चन नहीं। क्लैरिटी होती है ना टेस्ट क्लैरिटी के साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बनाए जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है अगर मैं टेक्निक बोलूं अगर मैं रिसर्च की भाषा में बोलूं साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? वो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम्हारा या किसी का भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या क्वालिटी मेजर कर सकती हूँ। सिंपल ऑब्जेक्ट अब इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर मैं तुम और तुम्हारा एक दोस्त अगर कोई भी टेबल मेजर कर रहे हैं मान लो अगर हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो मेरे लिए जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारे लिए भी रिजल्ट आएगा और वही तुम्हारे दोस्त के लिए भी रिजल्ट आएगा। सिंपल। अगर मेरे लिए कोई एक रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे लिए वो दूसरा हो सकता है और तुम्हारे दोस्त के लिए वो तीसरा हो जाएगा तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा वो टेस्ट सब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सबके रिजल्ट सेम ही आएगा। यू दैट टू अगर मैं हिस्ट्री का पेपर बना रही हूँ मैं हिस्ट्री का जो मैंने टेस्ट बनाया है अगर उस टेस्ट से लोगों के मतलब ढंग के स्कोर्स आ रहे हैं स्कोर्स आ रहे हैं मतलब मैंने जिस एडमिनिस्टर किया है मैंने भी एक जिस मैंने एक
स्थान पे किया, मैंने उस पे किया, उसको 40 में से 39 आ गए। तुमने किया, उसको भी 40 में से 38 आ गए। हमारे दोस्त ने किया, उसको भी 40 में से, जब उस स्थान पे उसने किया तो उसको भी 40 में 39 आ गए। क्या ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि सब में तो एक ही रिजल्ट मिला स्थान पे। तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव हुआ कि नहीं? हाँ, वो ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ऑब्जेक्टिव मतलब if two or more researchers administer a psychological test on the same group of people, उस टेस्ट का रिजल्ट मोर और लेस सेम आएगा। सिंपल। अगर ऑब्जेक्टिव हमें बनाना है, फिर किसी टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना, तो हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करें, उस क्वेश्चन को जैसे हम फ्रेम कर रहे हैं, तो मुझको पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आएगा वही सेम तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं अगर इसको मैंने से कुछ क्वेश्चन है उसको मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ और समझ में आ रहा है और तुम्हें कुछ और समझ में, क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आएगा वही तुम। उस टेस्ट को कैसे हमने एडमिनिस्टर किया वो सबके लिए सेम होना जाना चाहिए। उस टेस्ट को करने के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, जैसे तुम जब स्कूल का एग्जाम देते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं ना, द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चन 1 to 10 इज कैरीज 1 मार्क, क्वेश्चन 11 to 20 कैरीज मार्क, ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी ये टेस्ट में इतने आइटम्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, टाइम लिमिट हो सकती है, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो वो भी सबके लिए होनी चाहिए। इस सब चीजों के बीच में टेस्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड हो है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सबके लिए एप्लीकेशन है। और के बाद हमने बात किया था कि अगर हमें टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स। रिलायबिलिटी क्या है? आज तुमने स्थान पे टेस्ट किया, वही सेम टेस्ट तुम स्थान पे 15 दिन के बाद करोगे, तो अब जब तुम इन दोनों का, जब तुम स्कोर्स उसी स्थान का मेजर कंपेयर करोगे, पहले और 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का, तो अगर उसके स्कोर में कंसिस्टेंसी मोर और लेस वो सेम वैल्यू दिखाएगा, कंसिस्टेंसी कोरिलेशन, अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ, तो क्या, तो वो टेस्ट रिलायबल है, क्योंकि वो टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी दिखा रहा है, सब्जेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। गॉट इट? यस। Consistency of a score obtained by an individual on the same test on two different occasions. 15 दिन बाद कर लिया भी तो क्या होता है रिलायबिलिटी? ये वाला जो मैंने टेस्ट बताया, एक टाइम गैप आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जहां पर टेम्पोरल या टाइम स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है। आया? स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट फॉर ओवर टाइम। टाइम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर। वो टाइम हम डालते हैं, डालते हैं कि अगर मान लो मैंने आज तुम्हारे ऊपर ये जो टेस्ट किया, टेस्ट को अगर मैं कल भी कर दूंगी, नहीं तो या क्वेश्चंस याद रहेंगे, तो प्रैक्टिस इफेक्ट हो सकता है ना? तो याद रहेंगे और तुम अच्छे अच्छे स्कोर्स कर, तुम्हारा तो स्कोर अच्छा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक टाइम फ्रेम हम भी कि उसमें इंसान अगर भूल ऊपर चीजें भूल जाता है, बहुत आम बात है, चीजें भूल जाता है जब अच्छा टाइम गैप आता है। अच्छे टाइम गैप के बाद हम, अच्छे टाइम गैप का मतलब ये नहीं कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, नहीं, 15 या 20 दिन बाद अगर हम सेम टेस्ट उसके ऊपर एडमिनिस्टर करें और ये देखें कि क्या वो टेस्ट रिलायबल है या नहीं, तो हमें उससे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। पहला टेक्निक ये हुआ। दूसरा टेक्निक ये हुआ ये जानने की टेस्ट के आइटम्स हैं वो इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब वो सही है कि नहीं, है ना? इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट की रिलायबिलिटी, टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। मतलब जो टेस्ट है तुम्हारा, मान लो उस टेस्ट में 20 आइटम, 20 आइटम्स, मैं 20 आइटम्स को कैसे स्प्लिट हाफ यूज मैं स्प्लिट हाफ मतलब बीच में आधा करना। बीच में से आधा करना मतलब 20 आइटम का बीच कितना होगा? तो मैथ्स अच्छा ही होगा, ये मत बोला इतना भी तुम्हें नहीं आता। इसका मतलब 20 का हाफ कितना होता है? 10। तो 10 क्वेश्चन, 10 10 क्वेश्चन ऐसे स्प्लिट हाफ हो गया।
अब क्या होगा, उस 10-10 क्वेश्चन को मैं अलग-अलग टेस्ट करूँगी और फिर उन दोनों का कोरिलेशन को निकालूँगी। अगर उन दोनों की कोरिलेशन की अच्छी वैल्यू आई, अच्छी वैल्यू मतलब 0.3 ज़्यादा, 0.30 से जब वैल्यू ज़्यादा आती है, तो चीज़ें अच्छी मानी जाती है, कोरिलेशन अच्छा माना जाता है, कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट अच्छा माना जाता है। तो अगर 0.30 से ज़्यादा रिलायबिलिटी आ रही है 2 टेस्ट के आइटम्स के बीच, जो आइटम है, जो टेस्ट है उसके आइटम्स के बीच अगर 0.30 से ज़्यादा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, देन वो टेस्ट आपका रिलायबल। ये हो गया रिलायबिलिटी। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब क्या तुम्हारा टेस्ट वही मेजर कर रहा है जिस चीज से वो बना है। ऐसा तो नहीं है हिस्ट्री का टेस्ट है लेकिन मेजर इकोनॉमिक्स कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये हो जाती है वैलिडिटी। और नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स मतलब कंपैरिजन। तुम एज अ इंडिविजुअल को अगर मुझे कंपेयर करना है कि एक बेस लाइन चाहिए, तो वो बेस लाइन ही होता है नॉर्म। तो हर के लिए अलग अलग बनता है, हर एज ग्रुप का अलग अलग नॉर्म। हर टेस्ट का हर एज, एक ही टेस्ट में अलग अलग एज ग्रुप होंगे तो सबका नॉर्म्स अलग अलग। ओके, नॉर्म्स इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस एंड इंटरप्रेटिंग। दो चीजों के लिए हम नॉर्म्स यूज करते हैं। हमने पढ़ा था, फिर हमने टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ा। टेस्ट की टाइप्स हैं उसको हम तीन में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला था लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिर था डिफिकल्टी लेवल। देखो, लैंग्वेज मतलब जो टेस्ट आइटम्स है। देखो, आइटम आइटम मतलब क्या? आइटम जो तुम, वो आइटम नहीं। हाँ, दिमाग मुझे अच्छे से पता है। आइटम मतलब क्वेश्चन। टेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पे आइटम्स है। तो लिस्ट आइटम्स जो हम बोलते हैं ना, लिस्ट का आइटम्स, यहाँ पर हम आइटम मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आइटम मतलब क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा। टेस्ट कंटेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड आइटम। ठीक है। अब टाइप ऑफ टेस्ट में जैसे मैंने बताया, तीन तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज होती है जिस पर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, जहाँ पे जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें लाइक लिखने पढ़ने की चीजें डाली हुई है या लिखने पढ़ने की चीज नहीं है, या सिर्फ परफॉर्मेंस है, कुछ बनाना है, तो टाइप का था। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस। वर्बल मतलब तुम्हें लिखा पढ़ा होना चाहिए ये टेस्ट करने। अगर तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे तो तुम वर्बल नहीं कर सकते हो। नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल में तुम्हारा फिगर्स और सिंबल्स दिए होते हैं जो तुम्हें बनाना होता है, तुम्हें मैच करना होता है। तो ये नॉन वर्बल पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग सब कोई कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी सब कोई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ, जैसे क्यूब हो गया तो क्यूब को कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ के कुछ बना सकते हो जाता है परफॉर्मेंस। ठीक है। पहला हो गया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या देखते हैं हम? वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस। टाइप जो है वो है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है या ग्रुप। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब वन ऑन वन ही मैं करूँ, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट दूंगी। ग्रुप मतलब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सब पे मैं वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकती हूँ। जब भी मैं इंडिविजुअल टेस्ट करूंगी तो मुझे तुम्हारे साथ एक कंफर्टेबल वो बनाना पड़ेगा, या तो मुझे तुम्हें एक ऐसे स्पेस में डालना पड़ेगा जहाँ पे तुम आराम से वो टेस्ट कर सकते हो। मुझसे जो तुम्हें डाउट है तुम मुझसे वो पूछ सकते हो, है ना। इंस्ट्रक्शन में तुम्हें वन ऑन वन बोल सकती हूँ, लेकिन क्या ग्रुप में ऐसा हो सकता है? हाँ, वन ऑन वन हम दे सकते हैं, लेकिन में लिखा होता है इंस्ट्रक्शन की शीट। इंडिविजुअल में हमारा कंसर्न होता है वो मैं एक बार में ले सकती हूँ। इंडिविजुअल में तुम्हारा एक और चीज होती है। हाँ, इंडिविजुअल का जो टेस्ट होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन ये बेसिस पे टाइम कंज्यूम ना, एक ही बार में मैं बहुत रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर सकती हूँ। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे मन में शायद आ सकता है
फिर ये ग्रुप टेस्ट क्वेश्चनर से डिफरेंट कैसे है, सर्वे से डिफरेंट कैसे है। एक बात समझो कि टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके जैसे इंस्ट्रक्शन, लेकिन क्वेश्चनर जो है वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं। ग्रुप टेस्ट करने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। क्वेश्चनर में ऐसा कोई स्टेप, रिजिड स्टेप नहीं होता। ठीक है, नाइस, नेक्स्ट। क्या इसमें तो कुछ लाइक ग्रुप टेस्ट में कोई कुछ भी आंसर लिख सकता है? हाँ, लिख सकता है। इंडिविजुअल टेस्ट में हम रिस्पॉन्स बोल भी सकते हैं और लिख, ग्रुप में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पे हम स्पीड और पावर देते हैं। वो स्पीड मतलब क्या, तुम speed कब करोगे? जब तुम्हारे पास एक, तुम्हारे दिमाग में चलेगा टिक 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 टिक, चलेगी, टाइम चलेगा, क्लॉक चलेगा। स्पीड टेस्ट हम तब करते हैं जब आपके टेस्ट में एक टाइम लिमिट हो, टाइम ड्यूरेशन हो, कि आपको इतने देर में ये टेस्ट खत्म करना ही पड़ेगा। का डिफिकल्टी क्या होता है, एक ही लेवल का होता है। अगर इजी है तो वो शुरू से लेके अंत तक इजी होगा, लेकिन ये हो जाता है स्पीड। लेकिन मैं अगर पावर टेस्ट की बात करूँ, पावर टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं, और उसमें क्या होता है, उसमें आइटम्स ग्रेजुअली होते हैं, इतने डिफिकल्ट जाते हैं। वैसे बहुत कम ही टेस्ट हैं जो पूरे पूरे बहुत पूरे पूरे पावर, बहुत ऐसे टेस्ट हैं जो मिक्सचर। क्या समझ में आया? कल अपन लोगों ने इतना ही रिकैप किया, इतना ही पढ़ा था, सॉरी रिकैप तो आज किया, कल हम अपन लोगों ने इतना ही पढ़ा। ठीक है, आज हम केस स्टडी पढ़ेंगे और इसके साथ हमारे जितने मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन, वो फाइनली हम खत्म करेंगे। ठीक है, केस स्टडी अब बिना किसी विलंब के अपन लोग केस स्टडी शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पानी तुम भी पी लो और थोड़ा सा पानी शुरू करते हैं। तो कभी लाइव तो चल नहीं रहा, मैं तुम्हें बोलती कि जब भी तुम में आ जाए तो तुम आ गया, लाइक यस दीदी आ गया, ऐसा कुछ, या मेरा नाम लाइक एक ही लिख दो, ऐसा कुछ भी मैं बोल, या फिर पानी के लिए मैं तुम्हें बोल सकती थी कि हर 20-25 मिनट पे याद दिला दिया कि पानी पीना है ना, ऐसा कुछ तो चल नहीं रहा है, सो आई हैव टू बी, आई रियली होप हम लोग किसी दिन जल्दी जल्दी लाइव क्लास में तुम लोगों से बात, आई रियली होप हम, सोच रही हूँ तुम्हारे लिए एक वो ना वो वाला सेशन लाऊं, जहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्म दे दूँ, मतलब एक गूगल फॉर्म क्रिएट करूँ और तुम उस सवाल पूछ सको, एंड हम लोग एक Q&A वाला क्वेश्चन, आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी, प्रॉब्लम है ना, आस्क मी एनीथिंग के बारे में अभी हम क्लास के बाद डिस्कस, क्लास खत्म हो, क्लास में डिस्कस। तो केस स्टडी पे आ जाते हैं। केस स्टडी हमारा लास्ट मेथड है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, अब लास्ट है केस स्टडी। स्टडी क्या, केस का स्टडी, केस कौन हो सकता है, केस, नॉट दिस केस हिंदी वाला केस, मतलब केस एक प्रॉपर, जैसे पुलिस केस है ना, पुलिस के पास एक केस आता है, तो केस क्या है, एक खबर, एक इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास एक मुद्दा बात करने का, केस मतलब मुद्दा। तो उस मुद्दे का स्टडी, वो मुद्दा क्या हो सकता है, साइकोलॉजी में वो मुद्दा एक इंसान हो सकता है, वो मुद्दा एक इवेंट हो सकता है, वो मुद्दा एक ग्रुप हो सकता है ना। इन डेप्थ स्टडी हम करते हैं कि पूरी जन्म कुंडली हम समझते हैं, हम इंसान को समझ, अगर मैं तुम्हें समझ रही हूँ तो मुझे तुम्हारी केस स्टडी करनी है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम से लेके तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारा पढ़ाई में क्या है, सब एक एक तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए, एक एक। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत हेल्पफुल है? यस, केस स्टडी जो है उससे हमें एक डेप्थ इंफॉर्मेशन, डेप्थ मिलती है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, मतलब तुम्हें लगेगा तुम्हारे सामने वो पूरा इंसान खड़ा है, वो एक फाइल में ना कोई पूरा इंसान है तुम्हारे, इतनी इन डेप्थ होती है। केस स्टडी के मेथड में हमें इन
डेप्थ स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, ना। रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर केसेस जो है उस पे फोकस करता है, जो उसको एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो जिस हमें कम समझ है, जिस पर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं, फिर अगर हम ये मेथड लगाएं तो हम काफी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। केस स्टडी करने का तरीका होता है, केस स्टडी ऐसा नहीं है तुमने ऐसे ही जाके कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। किसी केस स्टडी में काफी इंटरव्यू इसमें करना पड़ता है, किसी का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, किसी में सर्वे भी करना पड़ेगा, ना। तो तुमने ऊपर में पढ़ा था ना, वो सब केस स्टडी के हो सकते हैं। कैन बी एन इंडिविजुअल, मैंने बोला है ना, जैसे अ पेशेंट शोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर कुछ सिमिलैरिटी को समझने। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा। कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई स्मॉल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें समझना है, जैसे वो बच्चे किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अफेक्ट हुए ज्यादा, है ना। तुम्हें अगर इन सब लोगों के बारे में समझना है तो तुम केस स्टडी कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ इवेंट तुम्हें कैप्चर करना है तो तुम केस स्टडी कर सकते हो, है ना। हाँ, द केस, जो केस हम सेलेक्ट करते हैं वो अनोखे होने चाहिए, और इसीलिए क्योंकि वो अनोखे होते हैं, ऊपर इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें ऊपर अभी बताया, अभी तो 1 मिनट पहले मैंने बताया, केस स्टडी को यूज करने के लिए हमें मल्टीपल मेथड लगते हैं डेटा कलेक्ट करने के, जैसे रिव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत कुछ लगता है जिस, और वेराइटी से, जैसे अगर मुझे तुम्हारे बारे में बात करना है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इंटरव्यू करूंगी, मैं तुम्हारे दोस्तों से करूंगी, मैं तुम्हारे स्कूल वालों से करूंगी, है ना। मैं सबसे इंटरव्यू करूंगी जिस तुम्हारा कांटेक्ट है। तुमने कभी पुलिस का केस देखा? अगर तुम्हें सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की चीज पसंद है, देखना पसंद, तो पुलिस का कोई भी कैसे हर केस का एक लिंक बनाता है, सारे लोगों से बातचीत करता है, बनाता है ना, क्यों? कि वो उस इंसान का एक अच्छा प्रोफाइल बना सके, इंसान को समझने के लिए। इस थॉट पैटर्न के साथ हम भी इतना ही सर्च करते हैं किसी के बारे में। From a variety of respondents who in some way or the other might be associated with the case or can provide a useful information. With the help of case studies, psychologists have done research to understand fear, fantasy, hope, fear, traumatic experience, and so on that help to understand a person. केस स्टडी की मदद से हम समझ सकते हैं। आई नो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लगता है, डिटेल में पढ़ रहे हो, समय लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, कोई डाउट ही नहीं, लेकिन जो निकल के आएगा ना, वो इस साल होगा। बात इसके ऊपर मुझे तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्विक, अगर जिंदगी में तुम्हारा कुछ बहुत लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं, बहुत मेहनत करो, लेकिन तुम्हारा मेहनत लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे सफलता नहीं, बात हमेशा याद रखना। एक बात मैंने तब पढ़ा था, ही सेड, मैंने ही बोल दिया तो ना ही, तो ही सेड कि, एंड आई कंप्लीटली दैट थिंग, कि अच्छी चीजें होती हैं, उसको मिलने और उसको बनने में काफी समय, अच्छा अगर तुम्हें मिले, अगर अच्छा तुम्हें बहुत दिनों के बाद मिल रहा है तो तुम ये समझ लेना, वो अच्छा तुम्हें इस बात इसलिए मिला है क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ मिलने में या बनने में काफी समय लेती है। तुम्हें अचानक से मिल जाता है ना, वो अच्छा नहीं। और तुम्हें अगर बहुत समय के बाद कुछ अच्छा मिलता है जो तुम डिजर्व करते हो, इसका मतलब वो तुम्हें तभी मिलता है जब तुम डिजर्व करते हो, जब ऊपर वाले को लगता है कि तुम उसको अब पाने के लिए रेडी। अगर तुम्हें कोई चीज काफी दिनों से नहीं, बहुत ट्राई कर रहे हो, नहीं मिल रही, इसका मतलब यही समझना कि तुम अभी उस पाने के लिए तैयार नहीं हो।
और ऊपर वाला तुम्हें हर परिस्थिति में डाल के उस तैयार कर रहा है कि जब जिस दिन वो तुम्हें मिलेगा ना, तुम उसके ऊपर ये ख्याल नहीं डालोगे कि यार तब मैं भी शायद इसके लिए रेडी हूँ या ना हूँ। वो तुम्हारे दिमाग में नहीं, कॉन्फिडेंटली वो काम कर पाओ। तो अगर कोई काम तुमसे बहुत मेहनत कर रहे हो ना, नहीं मिल पा, ये समझना कि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं, अभी कुछ और मेहनत बाकी। हर अच्छी चीज को आने में और बनने में काफी समय है, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना। लाइक मैं भी पर्सनली मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि "हाँ यार इस चीज बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट देन मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ मैंने एक दिन पढ़ लिया एंड देन आई यार मैं अभी तैयार नहीं हूँ, या शायद अभी वो मेरा अच्छा समय अभी, मतलब मैं अभी उस स्टेशन में अच्छी चीज को लेने के लिए अभी मैं तैयार नहीं। वेन एवर आई वुड बी, जब मैं बिल्कुल तैयार होंगी मेंटली एंड फिजिकली, वो अच्छी चीज मेरे पास आएगी, तो चल के आएगी। तब ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, तुम मेहनत करोगे। चलो बैक टू द केस स्टडी। यस, किसी भी चीज को समझने के लिए, डेप्थ समझने के लिए, किसी को किसी भी चीज को समझने के लिए इन डेप्थ स्टडी बहुत ज्यादा कारगर होती है ना। डेप्थ स्टडी होती है उसमें हम किसी इवेंट का एक नैरेटिव लेते हैं, बयां लेते हैं, वर्ड टू वर्ड हम लिखते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, हर एक चीज, वन वन एंगल, ईच एंगल, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है एक एकदम, जैसे छोटे पॉइंट, एक एक पॉइंट जो होता है उसको मिलाएंगे तो एक लाइन बनती है ना, वैसे यहाँ पे हर एक एक चीज एक पर्सपेक्टिव शो करती है। हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इम्पोर्टेंट, इतना सा भी इंफॉर्मेशन कि उसको मैंगो पसंद है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो केस स्टडी प्रोवाइड अ नैरेटिव और अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट दैट टेक प्लेस इन पर्सन। आया केस स्टडी इतना इंपॉर्टेंट। Now, a case study is a valuable research tool of clinical psychology and human development. ठीक है, साइकोलॉ जो स्टडी है कोई भी साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलप, तब उसके मतलब जब बच्चा कंसीव होता है तब से लेके उसके मरने तक का हम जो सफर देखते हैं उसमें हम उस इंसान का केस स्टडी ही बनाते हैं। जो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी का समझते हैं, आप उस इंसान की स्टडी बनाते हैं। वो इंसान का पूरा बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका एकेडमिक क्या है, उसका वर्क क्या है, उसको एक कब से ये प्रॉब्लम शुरू, सब कुछ वो एक एक्सटेंसिव काम है। ठीक है, फ्रॉइड, फ्रॉइड के बारे में सुना होगा, साइकोलॉजी मतलब फ्रॉइड, तुमने ऐसा सुना सुना होगा कहीं पे, है ना। फ्रॉइड के बारे में सुना होगा। तो फ्रॉइड का जो था, उन्होंने स्टडी अपने रिसर्च में काफी इस्तेमाल, फ्रॉइड इनसाइट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी, तुम जो है ना 12th में पढ़ो, 12th में सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सन, वहाँ पे पढ़ो। तो वो आया था जो जहाँ पे इन्होंने स्टडी की हेल्प से काफी ऑब्जर्वेशन वगैरह किया था, और उन्होंने काफी केसेस और उसमें उन्होंने बहुत साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में कहा। ठीक है, उनका मेन फोकस यही था कि जो अनकॉन्शियस चीज के बारे में हम अवेयर नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे अभी के को बहुत ज्यादा अफेक्ट, बहुत ज्यादा। सर्ली पियाजे ने भी जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करी थी, उन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके उनको केस स्टडी बना के उन्होंने अपने ही तो बच्चों को ऑब्जर्व करके, केस स्टडी जो होता है हमें पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन समझने में करता है। जैसे एक मिल्टन एंड हिचकॉक है, उन्होंने एक स्टडी करी थी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अमंग राजपूत्स ऑफ हालापुर। है, और मतलब बहुत तरीके की केस स्टडी करी थी कि लोग जो हालापुर में जो राजपूत थे उनके बच्चे कैसे लोग एक दूसरे से सोशलाइज करते हैं, या तो ये आनंद लक्ष्मी, उन्होंने ये समझा था कि जो वीवर्स के बच्चे जो बनाते हैं, बुनाई बुनाई करते हैं, कम्युनिटी
उनकी का बचपन, उन उस कम्युनिटी का बचपन कैसा है वाराणसी में, तो समझने की केस स्टडी यूज। केस स्टडी क्या हुआ, मैंने जैसा बताया, इट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ ऑफ पीपल्स लाइफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो? मेरा केस क्या तुम अपने ऊपर या अपने दोस्त के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो? मेरा केस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। केस स्टडी कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज मतलब अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो, या तुमने कोई सर्वे किया तो उसका रिजल्ट तुम पूरे पॉपुलेशन पे दिखा सकते हो कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। लेकिन केस स्टडी का तुम रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल केस है, की यूनिकनेस है उसमें, इंडिविजुअल का अपना लाइफ तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जनरलाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल वेरी कॉशियस है, क्योंकि वैलिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। So it is recommended that the information collected use multiple strategies from different sources by number of investigators, और बहुत केयरफुली प्लान करके डेटा निकाला जाता है। तो डेटा कलेक्शन के लिए हमें बहुत सारे एविडेंस चाहिए, फिर हमें उसको लिंक करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। तो कैसे एक पजल बनाते हो ना, तो पजल में तुम बहुत सारे पीस को कनेक्ट करते हो, इस स्टडी में भी हमें वही करना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिंक करना पड़ता है समझने के लिए। ठीक है? तो यही था केस। तो जैसा तुमने अभी तक पढ़ा, हर एक मेथड के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तुम मेथड यूज, या सारे ही मेथड यूज। तुम्हारा जो टॉपिक है, तुम्हारा जो फोकस है पढ़ने का, टॉपिक का, रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग टाइप का डेटा कलेक्ट करना है, वो उसका मेथड उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा टॉपिक का डिमांड क्या है। अगर तुम्हारा टॉपिक डिमांड करता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट ही करो। अगर तुम्हारा टॉपिक डिमांड करता है कि बारे में जानना है, स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। अगर दो चीजों का रिलेशनशिप देखना है कि उसका, उन दोनों का रिश्ता कैसा है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं एस्टैब्लिश करना, बस देखना कि उन दोनों के बीच टाइप का रिलेशन पॉजिटिव है क्या है, को रिलेशन। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टडी का फोकस। ठीक है? और क्या तुम एक से ज्यादा मेथड नहीं कर सकते हो? फॉर मोर कॉम्बिनेशन ऑल्सो भी गेट अ रियल पिक्चर। और अगर बहुत सारे मेथड को तुम मिलाकर लाते हो और सेम रिजल्ट आता है, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई जो मैंने किया वो सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सही सपोर्ट हो रहा है मेरा, है ना? तो ये ठीक है जी। चलो, इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज, ठीक है? अब अब हम एनालिसिस ऑफ डेटा पे चला। हमने मेथड भी कलेक्ट कर लिया, हमें मेथड्स पता चल गई कैसे तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें डेटा को एनालाइज भी तो करना है, तुम्हें डेटा का मतलब भी तो निकालना है कि डेटा क्या कहता है। तुम्हारे आउट ऑफ 20 एग्जाम में 15 आए हैं, 15 आए हैं, 17 है, तो उसका कुछ मतलब भी तो होता है ना। तो मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी एनालिसिस, एनालिसिस मतलब निकाल, ठीक है? तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने, उसी तरीके से पर अगर डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो अब रिसर्चर का अगला काम है कि वो उसका नतीजा निकाले, उसका मतलब निकाले, उसका प्रमाण निकाले, रिजल्ट निकाले। ठीक है? अपन लोगों को एनालिसिस करना होता है, और उसके लिए टेक्निक्स हमारे पास दो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का नंबर है ना, कोई डेटा है उसमें अगर नंबर्स निकल रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हम उसमें, है ना? जैसे सर्वे वगैरह हमारे पास नंबर्स निकल के आते हैं, तो हमें उसमें क्वांटिटेटिव यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्वालिटेटिव तुम कहाँ यूज करोगे? जैसे केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर तुम क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल एनालाइज करने के लिए। तो तुम जैसे इंटरव्यू में मैंने बोला था और तुमने उसका जवाब दिया,
तुम्हारे उस जवाब में मैं कुछ ऐसी चीजें निकालूंगी जो मेरे काम की हो, का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव क्या होगा? मैंने तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, उसका एक डेटा आया, उसका एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आया, दैट इज अ क्वांटिटेटिव ना। मैंने तुम्हारा सर्वे किया, सर्वे करने से मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, दैट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम quantitative method. Quantitative. So as you have gathered by now, psychological test, questionnaire, structured interview, सब के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होता है ना। क्लोज एंडेड, क्लोज एंड होता है क्वेश्चन, है ना। तो अब ये क्या होता है क्लोज एंडेड मतलब क्वेश्चन और इसके जो आंसर्स होंगे उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। कैसे मेजर करोगे? क्योंकि तुमने अगर देखा होगा, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, क्वेश्चनएयर में या कहीं पे भी एक रेटिंग स्केल होता है, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट। वो तुम मेजर तो कर सकते हो ना, नंबर है आफ्टर ऑल। हाँ, तो अब ये रिस्पॉन्सेज एक स्केल फॉर्म में होता है, दैट इज कोई इंडिकेट करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका डायरेक्शन कितना है, ये भी हम बता सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी। मैंने बोला 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 11 पॉइंट, 7 पॉइंट। पार्टिसिपेंट का काम क्या है? पार्टिसिपेंट का काम ये है, तो ज्यादा जो भी उसको सही लगता है वो आंसर उसको, सिंपल सी बात है, उसको सही आंसर चूज। कभी कभी आंसर सही गलत भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो जो भी आंसर वो कलेक्ट चूज कर रहा है उसमें कोई सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं। अब अब a researcher assigns a number to each answer. वन के लिए राइट आंसर के लिए 1 यूज कर लिया, रॉन्ग आंसर के लिए 0 उसने मारा। सिंपल, यस नो के लिए, यस के लिए उसने 1 कर दिया, नो के लिए उसने 0 कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एट द एंड, एंड पे क्या होगा? एट द एंड द रिसर्चर calculates the total of all these numbers and arrive at an aggregate score। पूरा टोटल करके उसका एक एवरेज निकाल, which tells about the participant level on that particular attribute। अगर yes no वाला टाइप यूज किया, जैसे क्वेश्चनर यूज किया या फिर इंटरव्यू में yes no वाला चीज यूज किया, तो वहां पर ये वाला चीज कॉन्सेप्ट, 1 के लिए राइट, है ना, मतलब yes के लिए 1, नो के लिए 0, या राइट के लिए 1, रॉन्ग के लिए 0, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या होगा, हमारे पास एक टोटल स्कोर आ जाएगा और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। ये करने से रिसर्चर ने क्या किया, वो भी उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, उन्होंने उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया ना। कि एटीट्यूड, अगर मेरे मेरे पास जो एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड मेजर कर रहे हो अबाउट, तो ये अभी क्लाइमेट चेंज, अब उसके ऊपर क्या तुम मेरी एटीट्यूड नंबर में नहीं वो कर पाओगे? कर सकते हो इस वजह से। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इंडिविजुअल क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए? नंबर। A comparison, a researcher may compare in score with that of a group or compare the score of two। इंडिविजुअल का ग्रुप से कर देगा या दो ग्रुप का नंबर स्कोर कंपेयर करेगा, जो उसको सही लगेगा। इसके लिए हमें क्या लगेगा? इसके लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड लगेंगे जो बाद में जाके पढ़ोगी, इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा ना, मीन एंड मोड, सब पढ़ा है ना। हाँ, तो मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सब तुमने पढ़ा होगा ना। ये सब कुछ मेथड्स हैं जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल मोड, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, क्वार्टाइल डिवीएशन, स्टैंडर्ड डिवीएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी पढ़ा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो पता है। हाँ, साथ ये सब भी कुछ मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, अगर ध्यान से पढ़ा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में तुमने पढ़ा होगा ये, मीडियन मोड और क्वार्टाइल डिवीएशन, यही सब चीजें यहाँ पे भी है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम डेटा का मीनिंग निकाल सकते हैं। सेंसेस होता है डिटेल में नहीं, हमें बस इतना समझना है
कि क्वांटिटेटिव तरीके से तुम एनालाइज कैसे करते हो। समझ में आया? स्टेटमेंट को उसमें यस नो डाल के उसको नंबरिंग कर दो और लास्ट में जब तुम्हारा आंसर आ जाए, जब रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दे दिए, तब उसका तुम टोटल कर सकते हो, उसका सम निकाल सकते हो, टोटल करके उसका एवरेज निकाल सकते हो और उस एवरेज को तुम ग्रुप के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो या दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो। नंबर बेसिकली तरीके से नंबर चाहिए। अब दूसरा टेक्निक क्या है, क्वालिटेटिव। जैसा तुम ऑलरेडी जानते हो ह्यूमन बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी हाँ, ये कब खत्म हो जाती है, जब हम उसको नंबर असाइन कर देते हैं। क्योंकि जब भी हम बस ये पूछ, अगर मुझे कुछ तुम्हारा एटीट्यूड मेजर करना है और उसको मैं बस बोल देती हूँ कि 1 से 5 पे मेजर कर दो, नहीं ये तो तुम्हारा कहाँ से वो डेवलप हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों कब कहाँ कैसे जो का जो कॉन्सेप्ट है ना, और डेटा देता है नंबर के अलावा। नंबर सरफेस लेवल है, लेकिन वो कहाँ क्यों क्या कब कहाँ कैसे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पर चीजें बताता है। क्वालिटेटिव में इतना ही इम्पोर्टेंट। कॉम्प्लेक्सिटी कब हो जाती है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन, जब हम कॉन्टेंट से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे हैं और वो नंबर से असाइन हो जाए। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसा एक माँ को लगेगा जब उसने अपने बच्चे को खो, या तुम क्या करोगे, तुम उसको ऐसा तो है नहीं कि अब सर्वे दोगे ना, ऐसा तो है नहीं तुम उसको सर्वे दोगे, तुम क्या करोगे ना, दुख जानोगे, हानि समझ दर्द समझने की, heard her story to understand how her experience organized and what meaning was of. तो यहाँ पे उन्हें सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। सर्वे तो नहीं करोगे, नंबरिंग तो नहीं करोगे उनकी, क्या यहाँ पे करोगे, इंटरव्यू करोगे। तो किस तरीके का जो क्वांटिफिकेशन का जो अटेम्प्ट है, वो तुम्हें तरीके के एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। ये दर्द हो रहा है, तुम नंबर पे कितना बताओगे कि अब मैं तुम्हें अगर पूछना दर्द हो तो तुम बोलोगे जितना, तब मुझे उतना दर्द हो रहा है जितना जैसे डिलीवरी टाइम पर औरत को ना, तो मतलब तुम एक मेटाफोरिकल चीज बता रहे हो। क्या तुम यही मेटाफोरिकल चीज को तुम क्या इस पे स्केल पे मेजर कर सकते हो, नहीं। वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों को हमें एज इट इज करना पड़ता है, उसको हमें क्वांटिटी नंबर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल किया है जिसको डेटा को एनालाइज कर। पहला होता है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव मतलब स्टोरी के फॉर्म में तो कहा, जैसा मुझे कहा मैंने वर्ड टू वर्ड वैसा ही उसको एनालाइज, वो भी तुमने। ऑल्सो डेटा आर ऑलवेज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म when the researcher uses the method of participant observation या unstructured interview। जब हम डेटा, जब रिसर्चर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से जब डेटा निकालता है, तब वो डेटा जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब नोट्स में, फोटोग्राफ्स में, है ना। मतलब जो पार्टिसिपेंट ने बोला उसके शब्द, या जो नोट्स रिसर्चर ने दिया वो, या फोटोग्राफ्स, वीडियोस, रिस्पॉन्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या अब तुम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? टाइप का डेटा आप स्कोर में या नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिसर्चर को कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पे वो इस क्वालिटी पे काम करता है, अंदर डीप जाके काम करते हैं। कभी कभी किसी चीज के अंदर डीप जाते हो ना, ऊपर पे नहीं समझते, तो डीप जाने के लिए पर ये क्या, rather the researcher uses the technique of content analysis। मतलब जो उसके पास इंफॉर्मेशन का कंटेंट निकालना, कंटेंट से क्या इमर्ज होकर आ रहा है। जैसे समुद्र में से निकलता है, वैसे ही बड़े इंफॉर्मेशन के समुद्र से क्या निकल के आ रहा है, वो हम उसको करने के लिए हमें कंटेंट एनालिसिस, जहां पर हम बहुत सारी डालते हैं। इम्पोर्टेंट कैटेगरी
निकालते हैं, जो उतने बड़े इंफॉर्मेशन के समुद्र से वो निकालने की भी कला होती है। बेसिस पे हम इन सब, ये जो इंटरव्यू होता है या ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम एनालाइज करते हैं। ये काफी डिस्क्रिप्टिव होता है और काफी सब्जेक्टिव भी। तो तुम्हें अब ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव बहुत अच्छा होता है क्वांटिटेटिव खराब होता है, क्वांटिटेटिव बहुत अच्छा होता है क्वालिटेटिव नहीं। दोनों को, दो बोथ ऑफ द मेथड गो इन हैंड। मतलब किसी भी डेटा को अच्छे से समझने के लिए, मैं तुमसे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, तुम्हारे पापा है या तुम्हारी मम्मी है? क्या बोलोगे? बोलो। भले ही तुम किसी एक का नाम लोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक जगह तो कहीं होगा कि दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से एज अ रिसर्चर मेरे तो मेथड उतने ही जरूरी है। एक अगर मुझे नंबर दे रहा है तो दूसरा मुझे उसका नंबर का वाई फैक्टर बता रहा है ना, कि ये ऐसा क्यों। तो वाई फैक्टर मुझे क्वालिटेटिव बताएगा और व्हाट फैक्टर मुझे क्वालिटेटिव बताएगा या क्वांटिटेटिव बताएगा। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे साथ में काम करते हैं। ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन इन रियलिटी का कॉम्बिनेशन करने की जरूरत होती है। ठीक है। समझ में आया? आया? इसी के साथ अपन लोगों ने एनालिसिस ऑफ डेटा और मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का जो जितने भी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, आज हमने इसको खत्म कर दिया। कल की क्लास में हम लोग लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड एथिकल इश्यूज करके हम इस चैप्टर का वो समाप्ति करेंगे अच्छे से। और जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जो पार्ट 9 हो, उसमें हम तुम्हारे जितने भी टर्म्स हैं और तुम्हारे जितने भी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन है। तो और उस 9th तो मैं तुम्हारा कब होगा, तुम्हारा होगा कल, कल होगा ना? हाँ। नहीं, 9 तुम्हारा परसों होगा। हाँ, 9 तुम्हारा क्योंकि परसों होगा, तो इसमें क्या करूंगी, तुम्हारा परसों जैसे ही क्लास हो जाएगी, उसके बाद इसके सारा जो मैं तुम्हारा पीडीएफ है वो मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल, तो अगर अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, याद से कर लेना। ठीक है जी? ओके। साथ आई होप तुम्हें पूरा चैप्टर अभी तक मैंने जितना पढ़ा तुम्हें समझ में आ गया होगा। यस। ज्यादा अगर हमारे पास थोड़ा समय होगा तो अपन लोग आस्क मी एनीथिंग। तो जैसा मैंने क्या कहा, मुझे, मैं चाहती हूँ कि कभी मेरे पास साइड में ऐसे लाइव चैट चलती और मैं तुम लोगों से बात करूँ, अपन लोग बहुत सारी बातें करें, है ना। मैं तुम्हें अभी ऐसे रिकॉर्डेड में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज भाई ये का वो होगा, का वो इशू कवर करने की। लेकिन तुम मेरे से भी बहुत कुछ बात करना, बहुत कुछ पूछ, तो वो अपन लोग नहीं कर पा रहे। करने के लिए मैं आई एम थिंक हम एक दिन कभी आस्क मी कर सके। प्रॉब्लम ये ना, आस्क मी पूछ लेते, लिटिल मी कर लेते एनीथिंग ना। तो उस बात का मुझे थोड़ा खौफ रहता है, बट अगर तुम बोलो आस्क मी एनीथिंग कर सकते, एक दिन करेंगे। फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आई नीड डेटा ना तो कि तुम क्या मुझसे सवाल पूछना, आई नीड ना, तो आई विल मेक अ क्वेश्चन है जहाँ पे तुम अपने रिस्पॉन्सेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो खैर, अपन लोग अब आज की क्लास की समाप्ति यही है। ठीक है। और एएमए अगर तुम्हें आज में करना है तो टेलीग्राम पे आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म, तो तुम क्वेश्चंस लिख सकते हो, और टेलीग्राम के भी चैनल में मैं डाल दूंगी, अगर ये डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी वीडियो के। अगर तुम्हें आज में एनीथिंग करना है तो हम लोग फिर मैं तुम्हें गूगल फॉर्म बना दूंगी जहाँ पे यू कैन आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। एंड देन अपन लोग फिर एक दिन बात, एक दिन ऐसे ही बात करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है। ओके। टिल देन आई होप आप लोग बहुत 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 ज्यादा इस एंजॉय कर रहे हो, जब टेक केयर और टेक गुड गुड केयर ऑफ योर, बहुत सारा अपना ध्यान रखो। एंड कोई भी अगर डाउट होगा तो
लाइफ में, ठीक है? कोई भी डाउट होगा जस्ट डाउट टू मी, बात करना एंड देन अपन लोग वन ऑन वन बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे हम, ठीक है जी? ओके, सी यू टुमारो विद न्यू विद द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोग एथिकल कंसिडरेशंस एंड लिमिटेशन चैप्टर की करेंगे एंड लास्ट पार्ट में हम, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो एंड ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो एट 4:30 PM ऑन, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।